हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। In today's lecture, we are taking a topic that is barriers in communication and tips to overcome them. हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं कि कम्युनिकेशन करते वक्त क्या क्या ऑब्स्टेकल्स यानी कि बैरियर्स आ जाते हैं और किस प्रकार से हम कुछ टिप्स बता सकते हैं जिससे हम उनको ओवरकम कर सके यानी कि हम उनको दूर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे आज की क्लास। ओके, so how many barriers we have? First of all, let's see. There are total 5 barriers. कितने barriers अपन को पढ़ने हैं बच्चा? 5 barriers अपन को पढ़ने हैं। Barriers मतलब क्या होता है? Barriers means there are some problems or obstacles in your communication. When you are doing a proper communication, things come in between you and receiver and the sender, and कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या कारण है, वो क्या रीजन है, वो क्या बैरियर्स है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला बैरियर है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? माइंड। साइकोलॉजी मतलब माइंड। आपके माइंड में कोई चीज चल रही है या फिर आपके दिमाग में कुछ अलग परसेप्शन, इमोशंस चल रहे हैं, कोई बात जो है आपके दिमाग में चल रही है, तो उन बैरियर्स की वजह से आपकी साइकोलॉजी इस समय पे अच्छी नहीं रहेगी। आपका कोई इमोशन बहुत हावी हो गया आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी अपसेट। अब कोई अपनी बात आपको कम्युनिकेट कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, कोई टीम मेंबर आपको, बट क्या आप उसकी बात सुनेंगे ध्यान से? नहीं, बिकॉज आपका साइकोलॉजिकल जो है वो एक अलग ही दुनिया में आप हो, अलग इमोशन के साथ आप खुद को डील कर रहे हैं। तो दिस विल बी अ बैरियर। पढ़ते हैं क्या लिखा है। साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ रिसीवर। देखो, इसमें रिसीवर की साइकोलॉजिकल की कंडीशन की बात ज्यादा है, सेंडर की साइकोलॉजिकल कंडीशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ देखो, थोड़ा बहुत तो सेंडर का भी साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक होना चाहिए, बट व्हाट विल बी अ बैरियर? बैरियर तभी बनेगा ना जब रिसीवर को ये प्रॉब्लम हो रही। रिसीवर क्योंकि यहाँ पे समझना नहीं चाहेगा अच्छे से। देन हाउ मैसेज इज रिसीव्ड? स्ट्रेस। स्ट्रेस, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा है। अपन को ना बहुत सारे, अभी देखो छोटी छोटी उम्र में आप जैसे बच्चों को भी स्ट्रेस है, तो आप सोचो बड़े होने के बाद तो कितना स्ट्रेस जाएगा जब आप जॉब में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर पर्सनल स्ट्रेस अलग होता है। तो उन सबको मैनेज करना, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्या होगा? इट विल अफेक्ट योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एंगर। आप बहुत ज्यादा गुस्से में, तो आपका साइकोलॉजिकल स्टेट थोड़ा ठीक नहीं है और बैरियर हो सकता है। आप एंग्री हैं बहुत ज्यादा, आप अपसेट है। देखो, इमोशंस हैप्पी भी हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भी प्रॉब्लम है। आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो एक्साइटमेंट दौड़ रहा होगा यहाँ। सो दैट विल बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखिए फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। फिजिकल बैरियर यानी कि कोई डिस्टेंस हो सकती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में आप चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आएगी मे बी अगर रूम्स बंद है तो। क्यों? क्योंकि दीवार आ गई बीच में, रूम लॉक है, डिस्टेंस हो सकती है बहुत ज्यादा। यहां से मैं बहुत दूर कुछ बोलना चाहती हूँ, नहीं सुनाई देगा क्लास में। ओके, सो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन इज यूजुअली इजियर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। दूरी अगर कम है तो कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। एंड लेस टेक्नोलॉजी इज ऑब्लिगेटरी। और इस समय पे टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी नहीं है। आप पास में ही एक ही रूम में बैठे हो, आप एक दूसरे को फेस टू फेस भी बोल सकते हो। मैसेज करना या फोन करना इट्स नॉट नेसेसरी। बट अगर आप एक ही घर में भी ऊपर नीचे फ्लोर्स पर हो या एक रूम से दूसरे रूम में हो तो हो सकता है यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। Next is modern technology often serves to decrease the crash. अभी देखो, धीरे धीरे इंटरनेट का जमाना है। आपको पता है इंटरनेट से डिस्टेंस तो कुछ बचा ही नहीं है। अपन यहाँ रह के फॉरेन में बात कर रहे हैं, अपन एक स्टेट में बैठ के दूसरे स्टेट पे कितनी भी दूरी, कितने भी किलोमीटर्स की दूरी पे, डिस्टेंस पे वो पर्सन है, अपन को इंटरनेट, फोन, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ अलाउ कर रहा है टू इजीली कम्युनिकेट विद देम। नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल तो पढ़ चुके हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल कंडीशन।
सपोज आप देखो, आप जिस रूम में बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, वहां बहुत आवाज आ रही है, नॉइस है, डिस्टर्बेंसेस है, क्या आपको ढंग से सुनाई देगा? कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नॉइस, रूम से रिलेटेड कुछ बैरियर्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो उससे जो भी कॉन्वर्सेशन है वो प्रॉपरली हियर आउट नहीं होगी, सुनाई नहीं देंगी। पढ़ते हैं। Physiological barriers may affect the receiver's physical condition. For example, a receiver with condensed hearing may not grab a sum of spoken conversation, especially if there is noise. बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बाहरी एक्सटर्नल आवाज आती है, तो अपन क्या ध्यान से सुन पाते हैं? कोई चीज नहीं सुन पाते, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। फोन में भी ऐसा हो जाता है। देखो बेटा, आप कॉल पे बात कर रहे हो, यहाँ पे टेलीफोन पे, अब कुछ आउटसाइड नॉइस आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन की वॉइसेस आ रही हैं, लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल वॉइस आ रही है, तो उस सराउंडिंग में क्या आप इजीली सुन पाओगे? कोई चीज नहीं सुन पाओगे। नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज बैरियर। इफ टू पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, देन सेंडर और रिसीवर के बीच में ये बहुत जरूरी है कि दोनों को वो लैंग्वेज पता हो जिस लैंग्वेज के मीडियम से कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस लैंग्वेज के मीडियम से कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों को ये चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, यू शुड नो हिंदी। आई एम टॉकिंग इन फ्रेंच एंड यू डोंट नो फ्रेंच, कैन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं ना। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड भी बैरियर बन सकता है। अगर सिमिलर लैंग्वेज नहीं आती है तो वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं करेगा रिसीवर, और हो सकता है वो मैसेज को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी कर दे। लास्ट बैरियर है अपना एटीट्यूडिनल बैरियर, which can also become a barrier in your communication. तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपका खुद का एटीट्यूड। जैसे सपोज करो आपकी लड़ाई हो चुकी है एक पर्सन के साथ, टीम मेंबर है आपका, अब यह है तो आपकी टीम में, बट आपकी इसके साथ डिस्प्यूट से, कॉन्फ्लिक्ट से और काफी अच्छा झगड़ा हुआ था, क्या अब आप उसके साथ में ओपनली कम्युनिकेट करना चाहोगे? आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा अंदर से, वो अपनी बात रख रहा है पर आप सुनोगे ही नहीं, ध्यान से सुनना ही नहीं चाहोगे, और आप कुछ बोलना भी नहीं चाहोगे, तो क्या दोनों टू वे से कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं। तो इसमें क्या बैरियर आया आप दोनों के बीच? आपका एटीट्यूड, क्योंकि आपके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसके साथ में, इसीलिए आपने अपना एटीट्यूड ऐसा शो किया और उनके साथ में अच्छे से बात नहीं करी। So attitudinal barriers are perceptions that stop people from communicating well. आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। एटीट्यूडनल बैरियर्स में इफेक्ट फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट की वजह से आ सकता है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे ना बहुत ज्यादा आता है बेटा। पर्सनालिटी में आपस में आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, बैटल टू चेंज, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं और उस पर्सन का आइडिया कुछ और है, और अब आप उसको, एटीट्यूड आपका ऐसा आपने बना लिया, आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते उसकी बात, क्योंकि आप बदलना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब वो जितने भी पॉइंट्स बोलेगा अपने फेवर में, आप तो उसको सुनेंगे ही नहीं प्रॉपरली, बिकॉज आपको लगेगा ये तो गलत ही बोल रहा है, मेरा तो परसेप्शन कुछ चेंज हो गया। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा बात करने का, आपका मूड ही नहीं है आज बात करने का, एंड अदर पर्सन इज सेइंग मुझसे बात करो बात करो, आप अच्छे से नहीं कॉन्वर्सेशन करोगे, कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगा। सो देयर आर टोटल 5 बैरियर्स व्हाट वी हैव स्टडीड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टोटल 5 बैरियर्स है कम्युनिकेशन के। कौन से हैं बेटा? साइकोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जिसको फिजिकल भी बोलते हैं, देन यू हैव एटीट्यूडनल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, एंड देन लास्ट यू हैव योर physical barriers. 5 barriers in total. Now we are studying how to overcome these barriers, because देखो barriers तो आते रहेंगे, but सेंडर और रिसीवर की क्या जिम्मेदारी है कि इन बैरियर्स को दूर करें। उसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं आपके सिलेबस में कि कैसे हम इन बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। देखो, टिप्स में भी एनीथिंग जो आपके सिलेबस ने दिए, मैंने वो पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए, बट आप ऐसा बोल सकते हो मैम हमारे पास कोई और भी आइडिया इन बैरियर को दूर करने का, तो वो भी, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया
आपको एक बैरियर बता दिया कि आप यहाँ बैठे हो, एक पर्सन एक दूसरे रूम में बैठा है, ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब आपका कौन सा बैरियर, सबसे पहले तो वो पूछेंगे कौन सा बैरियर हो रहा है, तो आपको बताना है कि फिजिकल बैरियर यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। Now they will ask, what are the tips? You can suggest the tips to overcome this barrier. तो आप इन टिप्स में कुछ भी टिप्स बता सकते हो, अगर आपको बुक के याद आ रहे हैं सबसे वेल एंड गुड, बट अगर मैम हमको कुछ स्किप हो गया एंड वी आर नॉट रिमेम्बरिंग रिकॉलिंग व्हाट वर द टिप्स एक्चुअली गिवन इन योर बुक, गिवन इन योर नोट्स, तो फिर हम क्या करें? डोंट लीव दैट आंसर, आप अपना दिमाग लगा के कोई टिप सोचिए, क्या टिप आप दे सकते हैं जिससे ये बैरियर इजीली दूर हो जाए, तो वो टिप भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इन योर जनरल नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, so what are the tips how to overcome these barriers? There are various tips. Some of the tips I have written. First tip, be aware of language, message and tone. क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा, अगर लैंग्वेज दोनों की सिमिलर नहीं होगी या नॉट नो होगी, रिसीवर को नहीं पता लैंग्वेज या सेंडर को नहीं पता लैंग्वेज, तो व्हाट विल हैपन? लैंग्वेज बैरियर आएंगे। तो आप क्या करिए, पहली बात तो आप लैंग्वेज को पूछ लीजिए। देखो, जब आप कहीं पे जा रहे हो कम्युनिकेट करने, देन ओनली आस्क फॉर द लैंग्वेज कि भाई आपको वो लैंग्वेज आती है क्या, उनसे पूछ लो, रिसीवर से यहाँ पे पूछ लो कि आपको वो लैंग्वेज आती है क्या। उन्होंने बोल दिया हाँ हमको तो ये लैंग्वेज आती है, तो फिर उसी लैंग्वेज को पकड़ लो। अच्छा, लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि कभी कभी लैंग्वेज हार्ड होती है, सिंपल होती है, तो कौन सी यूज करनी चाहिए? बेटर टू यूज सिंपल लैंग्वेज। आप इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में बहुत हाई फाई भी बोल सकती हूँ, बहुत सिंपल वे में भी बोल सकती हूँ, हिंदी में भी कभी कभी शब्द जो होते हैं ना, ऐसे मैं बोलने लग जाऊं कुछ शब्द, निपुणता, निर्गुणता, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैम क्या बोल रही है, हिंदी तो बोल रही है लेकिन हाई फाई वर्ड्स ही बोल रही है। तो थोड़ी लैंग्वेज का हाई लेवल नहीं रख के, अगर सेंडर अपनी लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में रखता है। अच्छा, टोन भी बहुत जरूरी है, आप किस टोन में बात करते हैं मैसेज को, अच्छे टोन में प्यार से पोलाइटली दोगे तो पक्का पक्का रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल रहेगा। प्यार भरी टोन, पोलाइट टोन, ज्यादा एंग्री नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं टोन, और टोन शुड नॉट बी सरकाजम वाली, आप टॉन्टिंग टोन कर रहे हैं वैसा भी मत करो, अच्छे से बोलो, बिहेव करो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, कंटेंट्स कैसे होने चाहिए, तो कंटेंट्स में भी आप देखो कंसाइज रखो खुद को, कंसाइज मतलब छोटा, ब्रीफ, जितना आप कम शब्दों का प्रयोग करके कम सेंटेंसेस में उस बात को बोलोगे, उतना ही वो इफेक्टिव रहेगा, बजाय इसके कि हम तो एक पेज बोलेंगे, हम तो एक पेज लिख देंगे। अरे अगर आधे पेज में लिख के दे सकते हो वो मैसेज, तो आधा पेज लिख दो। एक लाइनर मैसेज है तो एक लाइनर मैसेज दो, बोलो भी एक लाइनर वर्बली। सो इट्स बेटर कि आप अपने मैसेज को कंसाइज रखिए, और अननेसेसरी यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स मत करो, ये भी बहुत जरूरी है बेटा। टेक्निकल वर्ड यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हो, टेक्निकल वर्ड क्या होते हैं, जैसे अपन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपने लिए टेक्निकल वर्ड्स अपन बहुत सारी टर्म्स पढ़ते हैं, कोलैटरल, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब अपन टेक्निकल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप इन टेक्निकल वर्ड्स को भर भर के अपने वर्बल मैसेज में डाल दो, बट क्या दूसरों को ये समझ में आएगा? आप सोचो एक बार, ऑडियंस में देयर कैन बी स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, देयर कैन बी स्टूडेंट्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट, उनको आपके ये टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आ रहे, और साइंस वालों के लिए भी सोचो आप ये चीज, अगर वो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज करने लग गए कॉन्वर्जेशन में, आपको भी तो समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट्स बेटर कि आप जहां जरूरी है, देखिए अगर आप कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में बोल रहे हैं एंड यू हैव टू यूज द वर्ड एश्योरेंस, यू हैव टू यूज द वर्ड पॉलिसी, यू हैव टू यूज सच इंश्योरेंस टर्म्स, तो बोलना ही है, स्किप नहीं करना, लेकिन अननेसेसरी उन वर्ड्स को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे ये नहीं दिखाना आपको कितनी वोकैबुलरी आती है, यहाँ पे आप जितना सिंपल रखेंगे, जितने लेमैन वर्ड्स, नॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे, उतना ही इजीली रिसीवर को समझ में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अपना टिप आपके लिए टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, दैट इज कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। व्हेन यू आर प्लानिंग द कम्युनिकेशन, suggestions should be invited from all the individuals. Its main benefit will be that all those people who are consulted at the time of preparing the communication, preparation will add to the success.
आप पहले ही प्लान कर लो ना। प्लान करने के लिए ऑडियंस से पहले सजेशन मांग लो, भाई कौन सी लैंग्वेज में आप लोगे मैसेज को, मैसेज में कितने देर का बोलूं, कितनी बजे बोलूं, कितनी बजे आप फ्री हैं, कितनी बार ऐसा अपन पूछ लेते हैं। ओके स्टार्ट करें, रूम में रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, फोन पे रहेंगे, मेल चेक करेंगे, नॉर्मल चेक करेंगे। अपन ने ये सारे सजेशन रिसीवर से ले लिए, इसका मतलब अपन ने रिसीवर की नीड्स को समझ लिया, उसकी इच्छा को समझ लिया, उसकी विलिंगनेस को समझ लिया। एंड नाउ इफ यू आर कम्युनिकेट, डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बनेगा, बिकॉज आपने प्रॉपरली इसको प्रिपेयर किया और प्लान किया। ठीक है बच्चा, communicate according to the need of the receiver. Next tip बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप मानू। अगर आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिसीवर को सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी नीड्स समझ ली। जैसे आपने सेंडर को कम्युनिकेट करते वक्त आपने मैसेज जो है उसके लेवल के हिसाब से रखा, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी मर्जी के हिसाब से रखा। ऑडियंस को आपने पहले ही पूछ लिया, बेटा हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, उन्होंने बोल दिया मैम आप हिंदी में बोल दीजिए। अब आपने एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज यूज करी, आपने बोला बेटा एग्जाम्पल से समझाऊं या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या ओरली टीचिंग करूं या पीपीटी दिखाऊं, उन्होंने बोला मैम आप तो पीपीटी शो करिए, हमको तो अभी देखना है पीपीटी। आपने पीपीटी ही शो करी, तो आपका मैसेज उनकी नीड्स के हिसाब से गया, उनके माइंड में फिट हो जाएगा, बैरियर नहीं आएगा उनका फिजियोलॉजिकल या जो भी आ रहा था उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल, वो अंडरस्टैंड फटाफट करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ही हो रहा है सब कुछ काम। उनके लेवल को भी पूछ लेना, हाँ देखो लेवल भी जरूरी होता है। फिर आपने पूछ लिया बेटा कितना पढ़ना है, आज हायर लेवल तक पढ़ना है या आज सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ना है, बच्चों ने बोला हमें तो बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा दो मैम, ज्यादा हाई लेवल हमको नहीं समझ में आता, और मैंने अगर ज्यादा हाई लेवल पे मैं पढ़ाने लग गई और बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट टिप है आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब होता है वोकैबुलरी वाइज आप शुरुआत से एंड तक एक लॉजिकल सीक्वेंस में रहिए। जैसे आपने बताया कि भाई क्लास का टाइम ये रहेगा, वेन्यू ये रहेगा, क्लास में टॉपिक ये चलेगा और क्लास का रूम ये रहेगा। तो अब मैंने क्या करा, देखो हर चीज कंसिस्टेंटली बताई। अगर मैं चीजों को उल्टा पुल्टा हैपोजिट वे में बताऊं और कुछ चीजें बोलूं और कुछ चीज उसके अपोजिट बोल दूं, अपोजिट मतलब कैसे मैम, जैसे मैंने बोला भाई आपका टाइम रहेगा यहाँ पे 9 बजे क्लास चालू हो जाएगी, अब बच्चे ने पूछा मैम बंद कब होगी, मैंने बोल दिया 8:30 बंद हो जाएगी। अब आप देखो क्या ये मैसेज कंसिस्टेंट है? वहीं पे रिसीवर तो कंफ्यूज, 9 बजे चालू होगी 8:30 बजे बंद होगी, ये कैसे हो गया? तो व्हाट इज हैपनिंग, आपके मैसेज में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, आप खुद ही कंसिस्टेंटली नहीं बता पा रहे आप करना क्या चाहते हो। अच्छा मैंने वेन्यू बोला कि आपका जो वेन्यू है वो रहेगा यहाँ पर कोचिंग सेंटर, सीए पॉइंट कोचिंग सेंटर पे आना है आपको। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब वापस उसने पूछा मैम रूम नंबर, मैंने बोला रूम नंबर नहीं, अपन को तो होटल में मिलना है। तो वो बोलेगा अभी तो मैम ने बोला था सीए पॉइंट के कोचिंग सेंटर में आना, अभी मैम बोल रही है होटल एक्स होटल में आना, ऐसे कैसे हो गया है? कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे मैसेज में। तो देखिए व्हेन यू आर गोइंग इन वर्क प्लेस, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हैं, अब आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्लान्स पॉलिसीज मीटिंग्स रूल्स टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब उन सब के बीच एक कंसिस्टेंसी रखो, जो एक बार बोल दिया उस पर स्टिक हो जाओ, उसी से रिलेटेड दूसरी चीजें बोलो। अगर अपोजिट अपोजिट बोलोगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा टोटली, और वो अगर ऑड वन इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे दिमाग में उल्टा क्वेरीज हो जाएंगे, डाउट्स आ जाएंगे कि बोल क्या रहा है ये पर्सन। सो पढ़ते हैं, द मैसेज सेंड टू द रिसीवर शुड नॉट बी सेल्फ अपोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल्फ अपोजिंग मत कर देना, खुद ही खुद को अपोज करो। मैंने बोला ना 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी 8:30 खत्म, खुद ही ने खुद को अपोज कर दिया, गलत। इट शुड बी इन यूनिटी, यूनिटी में होना चाहिए, एक समान
with the objective, programs, policies and techniques of the organization. When new information has to be sent in lieu of the old one, it should not always make a declaration of the change. पुरानी इंफॉर्मेशन दी 9 बजे, अब इंफॉर्मेशन दी 9:30, फिर इंफॉर्मेशन दी 8:30 है क्लास. अरे भाई सेंडर बार बार बदल रहा है, रिसीवर कंफ्यूज. ये कभी बोल रहे हैं इतनी बजे आना है, कभी बोल रहे हैं इतनी बजे क्लास, इतनी बजे क्लास. क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली? सो अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे, तो आप कंसिस्टेंटली पहले सोच लो. इसीलिए अभी पहला वाला क्या था बेटा, प्रिपेयर कर लो ना, कंसल्ट कर लो और नीड्स के हिसाब से दो. नेक्स्ट टिप है आपका फॉलो अप कम्युनिकेशन. आप फॉलो अप करिए. जो आपने एक बार बोल दिया उसको पूछो तो सही वापस सही हुआ है कि नहीं हुआ है. आपने कम्युनिकेशन चैनल बना दिया, स्केलर चेन बना दी है पूरी. यहाँ पे पूरा एक कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर बना दिया. एक स्ट्रक्चर है, ए बी को कम्युनिकेट करता है, बी ई को बोलता है, ई वापस एफ को बोलता है, एफ वापस. आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बना दिया. व्हील नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे चेन नेटवर्क चल रहे हैं आपके, फ्री फ्लो बना दिया आपने. लेकिन आप उस नेटवर्क को वापस चेक तो करो, उस स्ट्रक्चर की कमियां ढूंढने जाओ, उसका फॉलो अप ले. उसमें हो सकता है कुछ वीकनेस या लूप होल्स रह चुके हैं. सो गो फॉर इट, चेक इट. तभी तो आपको उन कमियों को दूर कर पाओगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है इस कम्युनिकेशन चैनल में. हम In order to make communication successful, the management should frequently try to know the weakness. क्या क्या वीकनेस आ रही है. In this situation, effort can be made to know whether to lay more hassle upon the formal or the informal. फॉर्मल क्या होता है? देखो, जब आप अपने चेन, अपनी हिरार्की और अपने स्ट्रक्चर में रहकर एक दूसरे से बात करते हो तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं. और इनफॉर्मल वो होता है जब आप एक दूसरे से ऐसे ही ओपनली बात कर पाते हो विदाउट योर कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हिरार्की ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने ये कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया है. इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? अगर ए को मिस्टर जी से बात करनी के, ए कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मिस्टर जी? नो. फॉर्मली तो वो बात नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्मली एक चेन है. चेन में ए को ई को बोलना पड़ेगा, ई को एफ को किसको बोलना पड़ेगा? जी. फॉर्मली अगर वो बात करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, अपने हिरार्की और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर तो उनको इसी चेन के थ्रू चलना है. लेकिन इनफॉर्मली सोचो, ए के पास में पर्सनल नंबर है जी के, क्या वो उसको व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकता? क्या वो फोन नहीं कर सकता? क्या वो इंस्टा पे कॉल मैसेज नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है. तो अगर ए जी से इनफॉर्मली बात कर ले अपने स्ट्रक्चर को तोड़ के, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है, ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड बोथ द कम्युनिकेशन चैनल. फॉर्मल तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं होगा. इनफॉर्मल भी कभी कभी चाहिए बिकॉज ये कभी कभी ना अच्छा होता है, फास्ट हो जाता है और बात ज्यादा पर्सनल वे में अच्छे से आप कन्वे कर पाते हो अपना मैसेज. और जी को भी सुनने में अच्छा लगेगा कि डायरेक्टली मेरे को ए ने समझा दिया, नहीं तो कुछ हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाती ई और एफ की तरफ. तो इनफॉर्मल भी जरूरी है, फॉर्मल भी जरूरी है. अब आप जब अपने कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो अप करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दे, फॉर्मल के ऊपर या इनफॉर्मल. कौन सा सूटेबल है आपकी बात के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस टिपिकल सिचुएशन. और दोनों को अच्छे से चलाइए पैरेलली. जब दोनों को चलाएंगे यहाँ पे तो अच्छे से काम हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट टिप है अपना आज का, दैट इज मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक. ये तो बहुत जरूरी है. अभी देखो मैं क्लास में भी करूंगी, मैं आपसे हर बार हर एक टॉपिक कराने के बाद क्या पूछती हूँ? बेटा समझ आया? डू यू गेट इट? ये हुआ वो हुआ. मैं फीडबैक लेती रहती हूँ. क्यों मैं फीडबैक ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे सेंडर हूँ एंड आई एम कम्युनिकेटिंग अ टॉपिक टू यू, अ इम्पोर्टेंट चैप्टर. अब इस चैप्टर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पूछना मेरे लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है. If I'll not get the feedback,
then how will I be able to know the reply of the receivers? मुझे receivers का ना तो reply समझ में आएगा, ना ये पता चलेगा कि properly receivers को ये चीज convey हुई है या नहीं हुई. So पढ़ते हैं, the reason of feedback is to find out, ये देखिए बहुत important, क्या पता करना है आपको, that whether the receiver has appropriately understood the meaning of the information received or not, कि receiver को ये बात सही से समझ भी आई या नहीं आई. In face-to-face communication, the reply of receiver can be understood. क्योंकि देखिए फेस टू फेस में तो क्या होता है ना, मुझे शक्ल से ही पता चल जाता है. अभी यहाँ बच्चे बैठे हैं, शक्ल से पता चल जाएगा. मैम कैसे पता चलेगा? अरे बेटा पता चल जाता है शक्ल से कि आपका क्या फेस का एक्सप्रेशन है और आप कितना उसको कम्युनिकेशन को लिसन भी कैसे कर रहे हो और इंटरप्रेट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ आ जाता है. लेकिन आप सोचो टेलीफोनिक मीन्स, इंटरनेट, मैसेजेस, ईमेल्स, क्या इनमें आप फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो? रिटर्न जितने भी कम्युनिकेशन है, लेटर वगैरह, नहीं. तो फिर कैसे लेना? तो फीडबैक का कुछ आप प्रोसेस रख लो कि हाँ भाई आप उनसे एक फीडबैक मांग लो. ईमेल का रिप्लाई, मैसेज का अपन ओके लिख के भेज देते हैं, कितनी बार नो लिख के भेजते हैं. यस, आप उनसे फीडबैक मांगो कि प्लीज रिप्लाई यस और नो इफ यू अंडरस्टैंड और नॉट. क्योंकि हम वर्बल में तो देखो फेशियल एक्सप्रेशन फेस टू फेस में समझ पाएंगे, लेकिन रिटर्न में जब तक फीडबैक नहीं आएगा, वी डोंट गेट कि उनको वो लेटर मिला है कि नहीं मिला है, उनको वो ईमेल समझ आया है कि नहीं आया है, वो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, और वो इससे क्या समझे नहीं समझे, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा. तो एट दैट टाइम फीडबैक बिकम्स वेरी नेसेसरी. हाँ, तो दीजिए फीडबैक अपना. क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So what we have studied, we have taken a topic barriers to communication and how to overcome करने के टोटल यहाँ पे आप देखो कितने रास्ते हैं, 6. बट मैंने आपको फिर वापस बोला है ये 6 कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. दिस कैन बी 7, 8, 9. अगर आपको और कोई टिप दिमाग में आता है आफ्टर रीडिंग योर क्वेश्चन इन द पेपर, तो आप वो भी आंसर में लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि ये 6 टिप्स के अलावा और कोई प्रैक्टिसेस अवेलेबल नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके बेटा, चलिए. सो हमारा आज का लेक्चर का पार्ट 1 होता है यहीं पे फिनिश. हमने एक टॉपिक कर लिया है चैप्टर नंबर 2 से. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 4 और हमें आज स्टार्ट करना है डी अल्फाबेट से, दैट इज डी फॉर डैमेजेस, क्योंकि हमने सी अल्फाबेट लास्ट लेक्चर में फिनिश कर लिया था. सो डी अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखिए जो नंबर्स है ना, इनको तो आप थोड़ा सा मतलब मार्क न करो, मतलब कर लो, बट इन पे थोड़ा मत जाना. थोड़ा ऊपर नीचे मुझे कभी कभी हो जाता है क्लास में लिखने में इधर उधर, बट जितने अल्फाबेट्स में कराती जा रही हूँ वो पक्का है. एबीसी अपना हो चुका है. नाउ वी आर एट डी. अपन सीक्वेंस एबीसीडी के हिसाब से चल रहे हैं. सो डी फॉर डैमेजेस यहाँ पे देखते हैं. डैमेजेस का यहाँ पे मीनिंग है कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये आपकी टर्म किसकी है बेटा? लॉ की टर्म. लॉ की टर्म है. सबसे पहले तो लिख लो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब ये टर्म जरूर आएगी. कौन से टॉपिक में आएगी मैं बताती हूँ आपको. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. तो यदि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप ऑब्वियसली कोर्ट में जाएंगे. कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे, यानी कि केस फाइल करेंगे. केस फाइल करने के बाद कोर्ट जो है उस लिटिगेशन में अगर आप जीतते हो केस, तो आपके लिए एक डैमेजेस अवार्ड हो जाएंगे. मतलब एक कंपनसेशन पैसा आपको मिलेगा. जितना आपको लॉस हुआ है उतना पैसा सामने वाली पार्टी आपको देगी. ऐसा कोर्ट ऑर्डर देगा. जज बोलेगा हाँ भाई इनको नुकसान हुआ है 5 लाख का, so other party has to pay 5 lakh rupees to Mr. A. So these are damages you are receiving. Next है आपका डे ऑर्डर. What is day order? Listen, ये है आपका स्टॉक मार्केट की टर्म. यहाँ पे आप लिख लो स्टॉक मार्केट. प्योरली ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में यूज आता है बेटा, और कहीं पे भी यूज नहीं आता. स्टॉक मार्केट में जब आप अपने ब्रोकर को कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ईदर
टू परचेज द शेयर और टू सेल द शेयर, और वो ऑर्डर सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। मतलब जैसे आपने बोला मिस्टर ए, उसने अपने ब्रोकर को बोला कि मुझे एक कंपनी है यहाँ पे आर लिमिटेड, उसके शेयर्स खरीदने, कितने शेयर्स खरीदने, आई वॉन्ट टू बाय 100 शेयर्स, आई वॉन्ट टू बाय 100 शेयर्स एट द रेट 15 रुपीज। उसने एक ऑर्डर दिया कि भैया मेरा ब्रोकर है, और उसने अपने ब्रोकर को बोला कि मेरे को ना आज शेयर मार्केट में डीलिंग करनी है और मुझे खरीदना है। क्या करना है, ऑप्शन बाय का करना है, सेल नहीं करना, आज मुझे खरीदना है। क्या खरीदना है, मुझे खरीदने हैं शेयर्स। कौन सी कंपनी के शेयर्स, उसने स्पेसिफाई कर दिया अनलिमिटेड, वो एक लिस्टेड होगी शेयर कंपनी। कितने शेयर खरीदने, 100, और हर शेयर की प्राइसेस कितनी होनी चाहिए, 15। तो 15 रुपए में, 15 रुपीज में अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखे तो आप उसने अपने ब्रोकर को बोला हुआ है टू परचेज दैट। ओके, अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये सिर्फ वैलिड रहता है फॉर अ डे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आज का दिन है आपका, उस पूरे दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। अब जैसे ही दिन खत्म हुआ, शेयर मार्केट तो आपको पता है 4 बजे बंद हो जाता है, तो जैसे ही 4 बजे 4:30 बजे बंद हुआ मार्केट यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर ये ऑफर नहीं मिला, मतलब ब्रोकर ने बहुत ढूंढा अनलिमिटेड के कोई शेयर बेचना चाहता है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, 15 रुपीज में कोई नहीं बेच रहा ये शेयर, तो ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो ऑर्डर है मिस्टर ए का, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये डे ऑर्डर था। कौन सा ऑर्डर था, डे, तो इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या, ओनली फॉर 1 डे, एक दिन के लिए जिंदा रहेगा, अपने आप मर जाएगा। अगले दिन फिर से ऑर्डर दो, हाँ हाँ यू आर करेक्ट, अगले दिन मैम क्या करना पड़ेगा, फिर से नया ऑर्डर दे दो। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिबेंचर्स, ये आपको आता होगा, अकाउंट्स की टर्म है, 11th क्लास में आपको बताया जाता है व्हाट आर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर योर डेट, जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे बोरोड फंड्स लेते हैं। कंपनीज के पास में ऑप्शन होता है ईदर टू टेक इक्विटी विद द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, और या फिर आप डिबेंचर्स भी इश्यू करके पब्लिक को बोरो कर सकते हैं फंड्स। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी इशू करती है, पब्लिक को बोरो करती है फंड्स बहुत सारे, और इसमें इंटरेस्ट पे होता है। हाँ देखो, डिबेंचर की एक खासियत है, इसमें ना फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर ही उसकी रेट लिखी होती है बेटा, डिबेंचर के ऊपर ही एक रेट लिखी होती है, 10% डिबेंचर, मतलब क्या, इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट की रेट चल रही है 10%। तो ये फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें फ्लक्चुएट होएगा, जो पहले लिख दिया वो लिख दिया। इसका रिडेम्पशन की डेट भी फिक्स होती है, कितने पे इशू हो रहा है डिबेंचर, प्रीमियम है या नहीं, वो सब पहले से फिक्स होता है। दीज आर नोन एज डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज योर डेबिट नोट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रेडिट नोट, तो ये उसी का भाई है डेबिट नोट। ये भी सेलर ही बायर को देता है। ये क्यों देता है, अगर उसने अंडर चार्ज कर लिया था इनवॉइस। देखो, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, डेबिट नोट कब दिया जाता है मैम, जब आपने अंडर चार्ज कर लिया था अपने इनवॉइस को। और क्रेडिट नोट कब दिया जाता है मैम, जब आपने ओवर चार्ज कर लिया था अपने इनवॉइस को गलती से। एग्जाम्पल समझो, सपोज इनवॉइस था एक्चुअली 10,000 का, आपको बनाना चाहिए था इनवॉइस सेलर को, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस मतलब बिल, तो बनाना चाहिए था आपको 10,000 का, बट गलती से ओवरचार्ज करके आपने 10,500 लिख दिया, और यहाँ पे आपने गलती से अंडर चार्ज करके 9,000 लिख। तो अगर आपने 9,000 लिखे तो आप क्या इश्यू करोगे वापस बायर को, एक डेबिट नोट, उसमें प्लस करोगे, डेबिट नोट में प्लस करोगे 1,000 रुपीज का डेबिट नोट इश्यू कर देंगे। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, आपका ओरिजिनल इनवॉइस प्लस डेबिट नोट दोनों मिला के 9,000 प्लस 1,000 कितना बन गया यहाँ पे, 10,000। और ये डेबिट नोट इश्यू करते ही आपका इनवॉइस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, सप्लीमेंट्री इनवॉइस होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देखो, इट इज अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। क्रेडिट नोट में अपोजिट है, आपने ज्यादा कर दिया तो वापस उसको क्रेडिट करवाना है, यहाँ पे तो वापस 500 का इशू करोगे तो 10,500 माइनस 500, 10,000 आ जाए। ठीक है, चल
85th टर्म है हमारी डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी पता है आपको, अगेन आई एम टेलिंग यू, 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ये चीज कुछ भी नया नहीं है, अकाउंट्स की टर्म्स है ये सब। हाँ बीएसटी में भी पढ़ी होगी, बीएसटी बीएसटी लिखते क्या यहाँ पे, चलो बीएसटी लिखते हैं। डेट एंड इक्विटी। सो डेट और इक्विटी क्या होता है, दो तरीके हैं कंपनी के पास में कैपिटल रेज करने के। डेट में जाओ यानी बोरोड फंड, इक्विटी में जाओ यानी ओनर्स फंड। इक्विटी में जाना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करनी है, डेट में जाना है तो या तो लोन लेना है या फिर डिबेंचर्स इश्यू करना है। अभी पढ़ा ना डिबेंचर्स, ये डेट ही तो है और क्या है, उधार, बोरोड फंड। तो आप डेट ले चाहे इक्विटी ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कंपनी को मतलब है, कहने का मतलब कंपनी को चूज करना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो आपका कैपिटल है, टोटल कैपिटल आपको जितना भी चाहिए उसको बाइफरकेट कर लो, डेट में और इक्विटी में कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि टोटल आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, वगैरह वगैरह सब बात है। सो डेट और इक्विटी बेसिकली क्या है, सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आपका लायबिलिटीज और कैपिटल जब ऐड होता है तो टोटल एसेट्स के बराबर हमेशा आपका डेट और इक्विटी रहता है। नेक्स्ट इज योर डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग सिंपल कुछ भी नहीं है, बैंक लोन, आप समझ जाओ। डेट फाइनेंसिंग का मतलब सिंपल लोन, जिसको आप लोन 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 की भाषा में बोलते हो, वो आपके बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में लोन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, देयर आर टू थिंग्स, या तो आप सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, वो तो लोन की भाषा हो गई, लेकिन अगर आप हाईफाई लैंग्वेज, अच्छी टेक्निकल टर्म यूज करना चाहते हो तो दैट इज डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे आपने लोन लिया है, ये एक फिक्स लोन है जिसपे आपको प्रिंसिपल चुकाना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, व्हाट इज योर रिपेमेंट पीरियड, और इंटरेस्ट आपको देना है रेगुलर पीरियड्स में, जो भी आपका स्पेसिफाइड पीरियड है, और इसी को आप डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सब कुछ आएगा, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी तरीके से बैंक या किसी पर्सन से लोन लेते हो तो वो सारा मिला के डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, यू गेट इट। नेक्स्ट इज योर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है, ये एक अनस्worn स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। एक पार्टी डिक्लेरेशन दे देती है अपना, अनस्worn का मतलब ऐसा शपथ लेके या ओथ लेके नहीं ले रही, जैसे गीता पे हाथ रख के मैं शपथ था, तो वो तो sworn हो गया। लेकिन अगर आप अनस्worn खुद से डिक्लेयर करना चाहते हो कुछ भी, या आप किसी और पार्टी के लिए कोई डिक्लेरेशन देना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, जिसमें आप कुछ फैक्ट्स बताते हो उन पार्टी के बारे में अबाउट द ट्रांजैक्शन, और वो आप रिटर्न में दोगे। डिक्लेरेशन हमेशा रिटर्न में होगा, ये चीज आप लिख लो यहाँ पे। स्टेटमेंट होगा, ये अनस्worn होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ फैक्ट बता रहे हो अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द अदर पार्टी। नेक्स्ट इज योर डीड। डीड क्या है मैम, डीड तो सबको पता है। डीड मीन्स जैसे पार्टनरशिप डीड, जैसे रेंट डीड। डीड मीन्स व्हाट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, जिसपे दोनों ने रिटर्न बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, सील किया और डिलीवर कर दिया दूसरे को, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज बाइंडिंग ऑन बोथ, क्योंकि इस पे साइन सील प्रॉपर लिखित में हो चुकी है, लिखित में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डीड बन गई है। एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, बट दे वांट कि हमारे बीच में बाद में झगड़े न हो, तो बेटर वो लोग पार्टनरशिप डीड बना देते हैं। ऐसे ही सेल में सेल डीड बनती है, मॉर्गेज में मॉर्गेज डीड, प्लेज में मतलब जो भी आप जिस प्रकार का ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी डीड बन जाएगी। उसके आगे डीड लिख दिया मतलब रिटर्न में उसको अच्छे से यहाँ पे लिख के। नेक्स्ट इज योर डिफॉल्ट। ये कोर्ट की टर्म है, पहले आप लिख लो कोर्ट। कोर्ट की कितनी सारी टर्म्स आ रही, तो आपको लॉयर भी तो बना रहे हैं ना साथ में, बिकॉज यू आर द पर्सन हु विल रिप्रेजेंट योर केस। आप अपने क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए अभी आप सोचो, आपको सिखा दिया CA-CET के लेवल पे ही, बेस लेवल पे ही आपको सिखा रहा है डिफॉल्ट। जो
fail to respond to answer to a plaintiff claim by filing the required court document or an answer. कोर्ट ने आपसे कोई आंसर मांगा क्योंकि आपके ऊपर कोई समन इशू हुआ था, किसी और पर्सन ने आपके खिलाफ केस या सूट फाइल करा, बट आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, उसका आंसर नहीं दिया, तो आपने क्या किया है उनके हिसाब से? डिफॉल्ट, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए था, आंसर देना चाहिए था विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, विद इन द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, बट यू हैव फेल्ड, तो आपने डिफॉल्ट किया है, यहाँ पे गलती हो गई है आपसे। नेक्स्ट है हमारी टर्म डिफेंडेंट। देखो, हमेशा दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज कैसे? एक पार्टी होगी जो केस फाइल करेगी और एक पार्टी होगी जो अपने केस को डिफेंड करेगी। जो पार्टी फाइल करती है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, उसने फाइल किया। और डिफेंडेंट कौन होगा? जो खुद को बचाएगा कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। जैसे देख, एक्स ने इल्जाम लगाया वाई पे कि इसने मेरा गोल्ड चोरी किया, तो एक्स है प्रोसिक्यूटर, वाई कौन है? डिफेंडेंट। अब वाई खुद को बचाएगा, रिस्पॉन्ड करेगा, अपने गवाह अपने सबूत लेकर आएगा कि नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। अब वो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, बट ही इज इन डिफेंडेंट बिकॉज वो खुद का बचाव कर रहा है, खुद को डिफेंड कर रहा है यहाँ पे। और क्रिमिनल केसेस में डिफेंडेंट कौन होता है बेटा? जिसको पकड़ लिया। जैसे क्रिमिनल केसेस ये हो सकते हैं कि एक्स ने वाई पर इल्जाम लगाया, इसने मेरे भाई का मर्डर किया। अब वाई को एक बार तो अरेस्ट कर लिया इस क्राइम के लिए, बट वाई के पास राइट्स है कि वो खुद को डिफेंड करेगा, केस में कोशिश करेगा, वकील ले आएगा, खुद से डिफेंड करेगा, और फिर देखते हैं वो डिफेंड कर पाता है या नहीं। बट डिफेंडेंट इज अ पर्सन इन अ केस जिनको कोर्ट के पेपर दिया जाता है, जिनको रेस्पॉन्ड करना है और जिनको अरेस्ट तो कर लिया है लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश करे। ओके, सो 90 तक तो हमारे टर्म्स हो चुके हैं, तो हम आज यहीं पे एक बार ओवर कर देते हैं क्लास को, लेक्चर को। हम आगे नेक्स्ट टर्म्स पढ़ेंगे बाद में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।